Hello student, I am Babita Quatra. I am a chartered accountant and a postgraduate in commerce. Today I am starting income tax revisionary classes. You can join it. If in case you have any query, you can put in the comment section. I will try to resolve it with my best efforts within a very short time. So just let's start income tax. First, अगर हम ये इनकम टैक्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले हम इन दो वर्ड्स का मतलब ही समझना पड़ेगा। अब इनकम का मतलब क्या है? अर्निंग्स, ठीक है। और टैक्स क्या है? कंपल्सरी एक्सटोर्शन, ठीक है। एक्सटोर्शन ऑफ मनी, मतलब ये लेवी है, एक तरह की फीस टाइप है जो कि गवर्नमेंट ने आपके ऊपर लगाई है और ये कंपल्सरी है। मतलब जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी इनकम बनती होगी उस पर आपको एक स्पेशल चार्ज देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ये टैक्स है। अब हम ये टैक्स लगता क्यों है? गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है कि हम पर टैक्स लगाया जाए? वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट को रिवेन्यू चाहिए अगर उसने देश को चलाना है, देश के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाने हैं, कंस्ट्रक्शन चलानी है, ठीक है। और भी तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे हेल्थ में इन्वेस्ट करना है। ये सब पैसा कहाँ से आएगा? रिवेन्यू से आएगा। और ये रिवेन्यू कहाँ से आएगा? देश की जनता से ही आएगा। और देश की जनता ने जो अर्निंग की है उसमें से कुछ हिस्सा वो टैक्स के रूप में दे देती है। अब ये टैक्स, ठीक है, दो तरीके का होता है, डायरेक्ट हो गया और इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। डायरेक्ट में क्या हो जाएगा? ये उसी इंडिविजुअल पे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट पे ही लगेगा जिसने इनकम कमाई है, ठीक है, उसी से ही ले लिया जाता है। और ये क्या है? ये इनडायरेक्ट वे से कैसे गुड्स या सर्विसेज पर चार्ज कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने कोई सामान ख़रीदा 1000 का, मान लो GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इसके ऊपर मान लो 5% इसकी रेट है तो 50 बनेगा। तो आपसे चार्ज कितना किया जा रहा है उस प्रोडक्ट के लिए? 1050। तो ये 50 रुपये क्या है? इनडायरेक्ट वे से आपसे लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे इनकम आपने मान लो कमाई है 5 लाख रुपये, जो भी टैक्स के अकॉर्डिंग बनता है। मान लो कि आपका टैक्स आ जाता है 12,000, बाकी वो हम बाद में कैलकुलेशन सीखेंगे कितना बनता है। तो ये आपसे ही चार्ज किया जाएगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जो आपसे इनडायरेक्ट वे से, ठीक है, कलेक्ट किया जाएगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें क्या है? ये आपसे ईयरली बेसिस लिया जाता है, ठीक है। जो हमारा रूल्स हैं, जैसे असेसमेंट एंड प्रीवियस ईयर आएगा वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें परचेजेस पे, सेल पे आपसे कलेक्ट कर लिया जाता है। एग्जांपल है इनकम टैक्स हो गया डायरेक्ट टैक्स का, या फिर टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम और एसेट्स पे ले लिया, इधर GST आ गया एंड कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा, ठीक है। ये तो हो गया कि टैक्सेस कितने तरह के हैं। अब हमारे पास, अब ये देखते हैं कि पावर कहाँ से आई है हमारे पास। लगा तो दिया, लेकिन कहाँ से? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम पावर होल्ड करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर जो आर्टिकल 265 है उसके अंदर लिखा गया है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब कोई भी टैक्स या लेवी तब तक नहीं लगाई जाएगी जब तक आपके पास लॉ के अंडर पावर नहीं है। इसलिए 265 में ये बोल दिया गया। उसके बाद हमारे पास पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है वो आर्टिकल 246 में दी गई है। इसके अंदर क्या है? 246 के अंदर 3 कैटेगरीज हैं। यूनियन लिस्ट है, ठीक है, उसके बाद स्टेट लिस्ट है और एक है कंकरंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सारी पावर पार्लियामेंट ने दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसमें दी है स्टेट गवर्नमेंट को, और इसमें दी गई है टू मेक द लॉ ऑन अ मैटर कंटेन इन दिस बोथ। इन दोनों को दे दी गई है। तो मतलब ये मिलकर करेंगे। इसमें सिर्फ यूनियन लिस्ट का हक है, यूनियन लिस्ट में एज CG का, और इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट का हक है। आर्टिकल्स डिफाइन किए गए हैं कि किस मैटर पर कौन लॉ बना सकता है। अब ये 246 में 246 की जो 82 एंट्री है, एंट्री नंबर 82 है, उसके अंदर पार्लियामेंट ने पावर दी है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या चीज़? टू लेवी द इनकम टैक्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम।
तो मतलब इनकम पर टैक्स लगा सकते हो एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। उसके बाद ये तो हो गया एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कि हमने आगे से कैसे, ये कहाँ से आया हमारे पास सब कुछ। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट कहाँ से आया और कब आया, ठीक है। अब इनकम टैक्स एक्ट बना है हमारा 62 में, 1962 में हमारे पास इनकम टैक्स बन चुका था। उसके बाद 1 मिनट जस्ट वेट। अब ये फोर्स में कब आया है? 1 अप्रैल 1962 को इनकम टैक्स एक्ट हमारा आया। उस टाइम इसमें 298 सेक्शन थे और इसमें क्लॉजेज, सब क्लॉजेज हैं, प्रोविजंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम ये कहते हैं कि हमारा एक्ट तो पहले ही बन चुका था 1962 में, जबकि इनकम टैक्स एक्ट है कौन सा? इनकम टैक्स एक्ट है हमारे पास 61 का, ठीक है। अप्लाई वो 62 में हुआ। उसके बाद हम ये कह रहे थे कि क्या कह रहे थे कि हाँ 1962 में ये अप्लाई हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, तो वो क्या चीज़ है ना, टैक्स एक्ट तो ऑलरेडी था। अब वो फाइनेंस एक्ट है क्या चीज़? हर साल फाइनेंस बिल पेश होता है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, जिसमें सारे 2 पार्ट्स में होगा। एक में फर्स्ट पार्ट ए में होती हैं पॉलिसीज़ वगैरह, और इसमें फाइनेंस से जो भी टैक्स से रिलेटेड बातें होती हैं। अब जब ये पार्लियामेंट में पेश होता है, उसके ऊपर बहस होती है, जब दोनों हाउस से पास हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? ये फाइनेंस बिल एक्ट हो जाता है। और ये एक्ट एक तरह से अमेंडमेंट लेकर आता है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, और उसको फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मर्ज कर दिया जाता है हर साल। ताकि क्या है, जो भी अमेंडमेंट आई, अब चेंजेस आते जाएंगे। अब एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट ऑलरेडी बन चुका है, ये क्या चीज़ है? फाइनेंस एक्ट है। तो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। उसके बाद हमारे पास अमेंडमेंट जैसे जैसे वो पास होती जाती हैं, तो डेट्स उसमें डिसाइड हो जाती हैं कि किस डेट से कौन सा अमेंडमेंट अप्लाई होगी। जैसे कि अगर स्लैब्स में चेंज आ जाएगा, ठीक है, किसी स्पेसिफिक सेक्शन में कोई क्लैरिफिकेशंस की वजह से प्रॉब्लम थी, उसमें अमेंडमेंट कर दी गई, ठीक है। तो ये सारी की सारी आएंगी और वहाँ पे इनकॉर्पोरेट साथ साथ हम करते जाएंगे। अब एक छोटी सी और चीज़ है, उसके बाद हमारा ये आज का जो ओवरऑल बेसिक सा स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें है नोटिफिकेशंस। अब हम बार बार पढ़ेंगे बीच में, क्योंकि नोटिफिकेशंस हैं एंड सर्कुलर्स। नोटिफिकेशंस में क्या है और सर्कुलर्स में क्या डिफरेंस है? नोटिफिकेशन है एनेक्टमेंट ऑफ लॉ। इसमें क्या है, आपका जैसे कोई एक्ट यहाँ पे बन चुका है, कोई भी लॉ का कोई प्रोविज़न स्टार्ट करना है, मतलब इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना है। जैसे कि आया कि ये वाला जो सेक्शन है 54 की 4 है, ये मान लो 2020 से अप्लाई होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेक्शन अप्लाई करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी, ठीक है, वो किस लिए किया है? क्योंकि हमने लॉ को ही इम्प्लीमेंट करना है, लॉ को स्टार्ट करना है उस डेट से, ठीक है। अब क्लैरिफिकेशन में क्या है, ये जैसे मान लो 54 सेक्शन था, ये स्टार्ट हो गया 1/10 से। अब इसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो सर्कुलर किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? CBDT के द्वारा। और ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ऑफिशियल गज़ेट्स में, ठीक है। और ये सर्कुलर क्या है? ये CBDT अप्लाई करती है। इसमें क्या क्लैरिफिकेशन देती है कि मान लो कोई भी किसी भी सेक्शन को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आई, तो उससे रिलेटेड कोई मैटर है, ठीक है, जो लोगों को समझ नहीं आ रहा, उसकी क्लैरिफिकेशन कर देगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब ये क्या है? ये तो एक्ट है ना, एक्ट का पार्ट है, तो इसका ये अप्लाई सब पे होगा, चाहे वो एसएससी हो या फिर डिपार्टमेंट हो। बट ये जो सर्कुलर हैं, क्योंकि CBDT ने सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए किया है, तो ये डिपार्टमेंट पे अप्लाई होते हैं। एसएससी की मर्जी है, अगर उसे बेनिफिशियल लगता होगा तो वो उस चीज़ को बेनिफिट उठा लेगा इस सर्कुलर की क्लैरिफिकेशंस का, बट अदरवाइज़ उसकी मर्जी है, अगर उसको नहीं लगता ठीक है। और क्लैरिफिकेशन से ये भी है कि अगर आज क्लैरिफिकेशन कुछ मैटर
आज के कंटेक्स्ट में कुछ हो रहा है, कल को सिचुएशन चेंज होगी तो क्लैरिफिकेशन एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड कर सकते हैं। बट जो एक्ट है, एक्ट हमेशा अमेंडमेंट से ही जो भी फाइनेंस एक्ट में नेक्स्ट ईयर आएगा उसी से ही क्लैरिफिकेशन होंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आई एम हेयर फॉर यू, सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी। I will definitely provide best services to you.